हेलो दोस्तों, आज हम आपको 12th क्लास सब्जेक्ट हिस्ट्री और चैप्टर का नाम है हड़प्पा सभ्यता, ईंटें, मनके तथा अस्थियां पार्ट फर्स्ट के बारे में बताएंगे। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता देश की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सभ्यता है। यह सभ्यता कांस्य युग की महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक है। इसके अलावा मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यताओं के समकालीन मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता पार्ट फर्स्ट में हमने 4 क्वेश्चंस लिए हैं या टॉपिक लिए हैं। तो आइए दोस्तों समझते हुए चलते हैं इन टॉपिक या क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने, क्या है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता वह सभ्यता जिसका विस्तार हमने सिंधु घाटी क्षेत्र में देखा। हड़प्पा सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इस सभ्यता को हम आदि ऐतिहासिक सभ्यता का नाम देते हैं। आद्य ऐतिहासिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बारे में हमारे पास समुचित सबूत नहीं है और यहाँ की लिपि हड़प्पा उसको हम पढ़ पाने में सक्षम नहीं है। इस सभ्यता को हम शहरी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं क्योंकि शहरी जीवन के सभी अवशेष यहाँ पर देखने को मिले। तो आइए दोस्तों समझते हुए चलते हैं इस हड़प्पा सभ्यता के रिगार्डिंग अदर पॉइंट। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के समय की बात आती है। तो हड़प्पा सभ्यता का समय 2600 BC से 1900 BC बिफोर क्राइस्ट या 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व और कार्बन 14 C14 विधि के अनुसार 2350 BC से 1750 BC हड़प्पा सभ्यता का समय था। बात आती है कि सभ्यता का आकार कैसा है। तो इस सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था और इसका क्षेत्रफल करीब 13 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में था। आज तक हड़प्पा सभ्यता में 1400 के करीब बस्तियों की खोज हो चुकी हैं, जिनमें भारत में 925 बस्तियां हैं। हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता या शोधकर्ता के अंतर्गत चार्ल्स मैसन, R.E.M. व्हीलर, दयाराम साहनी, पिग्गट, राखाल दास बनर्जी और अन्य सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता को दुनिया के सामने लाने का एक महत्वपूर्ण काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के अनेकों स्थल हैं, जैसे कि आपको बताया गया कि 1400 के करीब बस्तियों की खोज हो चुकी हैं। तो उनमें से हम कुछ पॉइंटों को लेकर चलते हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा। सबसे पहला पॉइंट आता है हड़प्पा। हड़प्पा स्थान की खोज दयाराम साहनी द्वारा 1921 में की गई। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा स्थलों से मोहरे, मातृ देवी की मूर्ति, कांसे का बर्तन और स्त्री के गर्भ से पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला। मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी द्वारा 1922 में की गई। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो को हम इसमें स्नानागार, अन्नागार, नाव, चित्र मुद्रा के रूप में, इसके अलावा पुरोहित का धड़, इसके अलावा नर्तकी की कांस्य की मूर्ति और पीपल वृक्ष मिला है। लोथल बंदरगाह के रूप में गुजरात में मौजूद। यहीं पर हमें युगल समाधान यानी स्त्री पुरुषों के कब्रें मिली हैं। धोलावीरा गुजरात में मौजूद 3 भागों में विभाजित है स्थान। कालीबंगा का काले रंग की चोड़ियाँ राजस्थान, यहाँ पर जुता हुआ खेत मिला है। इसके अलावा कुआं, प्राचीर युक्त दीवार यानी दुर्ग की संरचना हमें कालीबंगा में देखने को मिली है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के अन्य क्षेत्रों में मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र, आलमगीरपुर मेरठ, सूत कोतड़ा पाकिस्तान, चुनागढ़, राखीगढ़ी, रंगपुर आदि अनेक स्थान हैं जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता की क्या विशेषताएं हैं, क्या लक्षण हड़प्पा सभ्यता के। तो हड़प्पा सभ्यता प्रथम नगरीय सभ्यता थी क्योंकि नगरों के सारे स्वरूप यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि प्रथम नगर पालिका भी हड़प्पा ही थी। हड़प्पा सभ्यता को हम शहरी सभ्यता के नाम इसलिए देते हैं क्योंकि वहाँ पर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग बनाया गया। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, सीवर सिस्टम्स को अपनाया गया, इमारतों को, मकानों को बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। इसके अलावा कपास की सर्वप्रथम खेती यहीं पर हुई। यहाँ का समाज मातृसत्तात्मक यानी माता को मुख्य स्थान दिया गया था। इसके अलावा इस सभ्यता के विदेशों से व्यापार थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि का कैसा स्वरूप था। कृषि आदिम काल से चलती चली आ रही पद्धति, हड़प्पा सभ्यता में भी इसका स्वरूप था। गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, बाजरा, कपास और चावल के अवशेष हमें हड़प्पा स्थलों पर मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि ये लोग कृषि कार्यों को करते थे। इसके अलावा भेड़, बकरी, भैंस, कुबड़ वाला सांड, हाथी और ऊँट के अवशेष भी पाए गए हैं, जिससे पता चलता है कि ये लोग पशुपालन प्रक्रिया को संपन्न करते थे। अब बात आती है कि खेती बाड़ी के लिए कौन सी तकनीक को अपनाते थे, कृषि प्रौद्योगिकी कैसी थी हड़प्पा सभ्यता में। तो ये लोग जोतने के लिए बैल का प्लस हल का प्रयोग करते थे। कालीबंगा में जैसे कि आपको बताया गया जुता हुआ खेत मिला है। इसके अलावा मिट्टी का बना हल अलग अलग स्थलों से प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही सिंचाई के लिए नहरों, कुओं तथा तालाबों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन का या उद्योगों का कैसा स्वरूप था। तो हड़प्पा सभ्यता वहाँ से शिल्प उत्पादन और औद्योगिक दृष्टि से काफ़ी संपन्न थे, आगे थे। माला मनके बनाने में, वस्त्र उत्पादन में, बर्तनों को बनाने में, इसके अलावा मोहरों को बनाने में और औजारों में उनका एक मुख्य स्थान था। मनकों का निर्माण कार्निलियन, लाल रंग, जैस्पर, सैल खड़ी, क्वार्टर्स, तांबा, सोना, शंख, पकी मिट्टी आदि के द्वारा किया जाता था। माला मनकों का आकार चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, खंडिताकार अलग अलग रूप में होता था। माला मनकों के उत्पादन के लिए अलग अलग स्थान थे, जिनमें चुनेधड़ो, लोथल, नागेश्वर, बालाकोट और धोलावीरा था। तो दोस्तों अब हम आपको हड़प्पा सभ्यता पार्ट सेकंड के बारे में बताएंगे, जिसमें हमने 3 क्वेश्चंस लिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि हड़प्पा सभ्यता को शहरी सभ्यता या नियोजित सभ्यता का नाम क्यों देते हैं। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को शहरी सभ्यता कहने के पीछे अलग अलग कारक हैं। दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता जो 2350 बीसी से 1750 बीसी के बीच थी, वह वास्तव में एक शहरी सभ्यता थी। इस सभ्यता के बाद जो सभ्यताएं आईं वे ग्रामीण या कृषि आधारित सभ्यताओं के रूप में थी। तो ऐसी स्थिति में हड़प्पा सभ्यता का शहरी स्वरूप में होना हमें आश्चर्यचकित करता है। तो वे कौन से कारक है जिससे हम इस सभ्यता को शहरी सभ्यता का नाम देते हैं। तो इसके लिए हम 3 टॉपिक्स लेकर चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है नगर नियोजन या नगर योजना का स्वरूप, दूसरा है भवन निर्माण सामग्री का स्वरूप, तीसरा है हमारे सामने भवनों के प्रकार। सबसे पहला पॉइंट है नगर योजना। हड़प्पा वासियों द्वारा टाउन प्लानिंग की पद्धति को अपनाया गया। टाउन प्लानिंग के अकॉर्डिंग उन्होंने सड़कों और नालियों का निर्माण किया। हड़प्पा सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कों के साथ साथ नालियाँ, गलियों में नालियों का स्वरूप, नालियों का पानी बड़े नालों में, बड़े नालों से शहर का पानी बाहर चला जाता था, जिससे हड़प्पावासी अलग अलग पानी के कारण होने वाली बीमारियों से बच गए। हम कह सकते हैं कि सड़कों और नालियों यानी सीवर सिस्टम का एक बेहतर रूप वहाँ मौजूद था। एक तरह से उन्होंने ग्रिड प्रणाली को अपनाया। नेक्स्ट, बस्तियों का स्वरूप। हड़प्पा सभ्यता की लगभग सभी बस्तियाँ चारों ओर से परकोटे यानी दुर्ग से घिरी हुई थी। इसके अलावा प्रत्येक नगर 2 भागों में विभाजित था। ऊंचाई पर या पश्चिम की ओर दुर्ग होता था, जिसमें शासक वर्ग वास करता था, जबकि नीचे की ओर पूर्व की ओर शहर था, जिसमें आम जनता वास करती थी। तो दोस्तों हमने पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता में टाउनशिप नगर योजना का स्वरूप। दूसरा टॉपिक हमारे सामने है भवन निर्माण सामग्री। हड़प्पा वासियों द्वारा भवन निर्माण के लिए धूप में पकी ईंटों का, इसके अलावा भट्टी में पकी ईंटों का, साथ ही सरकंडे और लकड़ी का उपयोग किया। इसके अलावा भवनों के प्रकार की बात या स्वरूप की बात आती है तो भवनों का स्वरूप 2 टाइप्स का था, 2 तरह का था, आम जनता के आवास और सार्वजनिक भवन या सार्वजनिक आवास। आम जनता के आवासों में दरवाजे खिड़कियां आमतौर पर गली में खुलती थी। हर घर में आंगन मिला है। इसके अलावा कुओं का स्वरूप भी हमें देखने को मिला है। माना जाता है हड़प्पा सभ्यता में करीब 800 के करीब कुओं की पहचान की जा चुकी है। इसके अलावा मकान आमतौर पर 2 मंजिला होते थे और मकानों की संरचना इस टाइप की होती थी कि बाहर से पर्सन अंदर के स्वरूप को नहीं देख पाता था। नेक्स्ट हम लेकर चलते हैं सार्वजनिक भवन। हड़प्पा सभ्यता में कुछ सार्वजनिक भवन मिले हैं, जिनमें स्नानागार, अननागार, लंबा भवन, गोदी और डाकयार्ड।
स्नानागार, अन्नागार, लंबा भवन, ये तीनों हमने मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर मिले हैं। स्नानागार 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और करीब 3 मीटर गहरा था, जिसका उपयोग धार्मिक संबंधी गतिविधियों के लिए, सांस्कृतिक क्रियाकलापों के लिए करते थे। इनका फर्श स्नानागार का गारे और जिप्सम की मदद से बनाया गया था ताकि पानी का रिसाव ना हो। दोनों ओर सीढ़ियाँ एंड गलियारों के साथ कमरे बने हुए थे। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में अन्नागार मिला है। अन्नागार अनाज रखने का स्थान, क्योंकि ताकि अकाल की समस्या से बचा जा सके। अन्नागार पूर्व की ओर 50 मीटर लंबा, पश्चिम की ओर 27 मीटर चौड़ा, जगह जगह उसमें रोशनदान मिले हैं। इसके अलावा एक लंबा भवन मिला है जो 230 × 78 फुट आकार का था। इसके अलावा गोदी डाक यार्ड मिला है जिसे हम लोथल के नाम से जानते हैं और ये गुजरात राज्य के अंदर मौजूद है वर्तमान में। तो दोस्तों हमने पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता को शहरी सभ्यता का नाम क्यों देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग विदेशों से व्यापार कैसे करते थे या विदेशी व्यापार का स्वरूप कैसा था। हड़प्पा वासी विदेशों से व्यापार करते थे तो इस बारे में हमारे पास काफ़ी तर्क है, काफ़ी प्रमाण है। जैसे ओमान में काली मिट्टी की परत वाले मर्तबान या बर्तन मिले हैं और इन बर्तनों का संबंध हड़प्पा सभ्यता से है। इसी तरह मेसोपोटामिया सभ्यता में जो अभिलेख हैं उन अभिलेखों में 3 वर्डों का इस्तेमाल किया है, मगान, मेलुहा और दिलमुन। मगान शब्द का उपयोग ओमान के लिए, मेलुहा शब्द का उपयोग भारत के लिए, जबकि दिलमुन शब्द का इस्तेमाल बहरीन के लिए हुआ है। मगान ओमान के लिए जहाँ से हड़प्पावासी तांबे का उपयोग करते थे। मेलुहा भारत के लिए, मेलुहा का अर्थ नाविकों का देश भी है। कार्नियल तांबा, लाजवर्द, मनी, सोना। मेसोपोटामिया के लोग यहाँ भारत से कार्नियल तांबा, लाजवर्द, मनी, सोना आदि को प्राप्त करते थे, जबकि दिलमुन शब्द का इस्तेमाल बहरीन के लिए किया गया है। तो मेसोपोटामिया के अभिलेखों में इन शब्दों का होना स्पष्ट करता है कि हड़प्पा सभ्यता के मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ व्यापार था। इसके अलावा मेसोपोटाई मिथक, तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो और उसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे, राजभवन में सुनाई दे, तो हाजा शब्द का इस्तेमाल मोर के लिए किया जाता है और मोर भारत से संबंधित है। इसके अलावा मेसोपोटामिया में जो मोहरें मिली हैं उनमें कुबड़दार वृक्ष वर्षभ है यानी बैल। इसके अलावा बहरीन की गोल मुद्रा पर हड़प्पाई चित्र मिले हैं और बहरीन की जो बाट प्रणाली है, बाट सिस्टम है, उनमें हड़प्पा के मानकों का अनुसरण किया गया है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें बताती हैं कि हड़प्पावासी वास्तव में विदेशों से व्यापार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि हड़प्पा सभ्यता में मोहरों का स्वरूप, मोहर स्टाम्प का स्वरूप कैसा था। तो अलग अलग हड़प्पा स्थलों पर जो खुदाई की गई उन खुदाई में करीब हमें 2000 के करीब मोहरें मिली हैं। ये मोहरें आकार में चौकोर, गोल थी और सैल खड़ी से इनका निर्माण किया गया था। मोहरों का उपयोग व्यापारिक वस्तुओं को दूरस्थ स्थानों तक सुरक्षित ढंग से पहुंचाने के संदर्भ में किया जाता था। मोहरों पर अलग अलग चीज़ों का अंकन मिला है। कुछ मोहरों पर लघु लेख मिले हैं, कुछ पर एक सींग वाला पशु मिला है, बाघ, बकरी, हाथी, मानव। इसके अलावा पशुओं से घिरा सींग युक्त देवता जिसे आद्य शिव का नाम दिया है। तो दोस्तों हमने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता में मोहरों का स्वरूप। हेलो दोस्तों, अब हम आपको हड़प्पा सभ्यता पार्ट 3 के बारे में बताएंगे। पार्ट 3 में हमने 11 क्वेश्चंस लिए हैं। तो आइए दोस्तों समझते हुए चलते हैं एक एक टॉपिक या क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या है हड़प्पा लिपि। तो हड़प्पा लिपि वह लिपि है जो सिंधु घाटी सभ्यता में अलग अलग स्थानों पर मिली है और हड़प्पा वासी इस लिपि का उपयोग करके संदेशों को पहुँचाने का कार्य करते थे। तो दोस्तों हड़प्पा लिपि हमें मोहरों पर,
ताम्र पट्टियों यानी तांबे की पट्टियों पर, औजारों पर, मृद भांड या बर्तनों पर प्लस आभूषणों पर देखने को मिली है। हड़प्पा लिपि में 400 से 500 तक संकेत चिन्ह मिले हैं और हड़प्पा लिपि भाव चित्रात्मक लिपि है। भाव चित्रात्मक लिपि का मतलब कि प्रत्येक चिन्ह किसी न किसी वस्तु या किसी घटना की तरफ इशारा करता है। दोस्तों, यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी गई और सबसे बड़ा जो अभिलेख है हड़प्पा सभ्यता का, उसमें करीब हमें 26 चिन्ह मिले हैं। इस लिपि को अभी तक हम पढ़ने में सक्षम नहीं हो सके हैं, जबकि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन अन्य सभ्यताएं जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता, उनकी लिपि को हमने पढ़ लिया है, लेकिन हड़प्पा लिपि को अभी तक पढ़ने में हमें सफलता नहीं मिली। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है कि हड़प्पा सभ्यता में बाटों का स्वरूप कैसा था या मापतोल का रूप कैसा था। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बाटों का निर्माण चट पत्थर या सैल खड़ी के माध्यम से करते थे। बाटों का स्वरूप घनाकार या गोलाकार रूप में होता था। बाटों का जो निचला मानदंड होता था वह द्विआधारी 1, 2, 4, 8, 16, 32 या 1280 तक होता था, जबकि ऊपरी मापदंड दशमलव प्रणाली पर आधारित था। हड़प्पावासी दूरी मापने के लिए मार्क किए हुए छड़ों का या डंडों का उपयोग करते थे। तो हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गणितीय क्षमता की दृष्टि से भी काफ़ी संपन्न थे और मापतोल बाट का स्वरूप काफ़ी अच्छी किस्म का था। नेक्स्ट क्वेश्चन से आता है हमारे सामने कि हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक विभिन्नताओं का आकलन कैसे करेंगे। हड़प्पा सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था या हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक विभिन्नताएं थी या नहीं थी। तो हड़प्पा सभ्यता में जो अलग अलग अवशेष हमें मिले हैं, तो पुरातत्वविद इतिहासकार उन अवशेषों के माध्यम से आकलन करने का काम करते हैं कि यहाँ पर सामाजिक विभिन्नता किस तरह की थी। इस संदर्भ में 2 चीज़ों को हम लेकर चलते हैं। पहला शवाधान, शवाधान यानी कब्रों का स्वरूप। हड़प्पावासी अपने मृतकों का अंतिम संस्कार कब्रों में करते थे, गर्तों के माध्यम से करते थे। हड़प्पा सभ्यता में कब्रों या गर्तों की बनावट सब जगह एक समान नहीं है, बल्कि उसमें हमें तरह तरह का अंतर देखने को मिलता है। कुछ कब्रों में मृद भांड तो कुछ में आभूषण, जबकि कुछ कब्रों में तांबे के दर्पण और प्लस माला मनके आदि का स्वरूप मिला है। कब्रों में मिले अलग अलग वस्तुओं के माध्यम से पता लग जाता है कि किस व्यक्ति की सिचुएशंस कैसी थी और कैसी नहीं थी। इसी तरह हड़प्पा सभ्यता में विलासिता की वस्तुएं खोजने का प्रयास किया इतिहासकारों ने, तो उन्होंने पाया है कि अलग अलग स्थानों पर फायांस से बने पात्र मिले हैं। फायांस चिकनी मिट्टी प्लस मिट्टी को अच्छी तरह घिसना और प्लस कुछ अन्य पदार्थों को मिलाकर फायांस तैयार होता था, जिससे अलग अलग पात्र हमें देखने को मिले जिन्हें काफ़ी कीमती माने गए। इसके अलावा सोने चांदी का आभूषण भी अलग अलग जगह मिले हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में भी सामाजिक विभिन्नता का स्वरूप कायम था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि हड़प्पा सभ्यता में सत्ता का स्वरूप, शासक वर्ग का रूप कैसा था। हड़प्पा सभ्यता में शासक वर्ग के स्वरूप में कोई स्पष्ट जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो प्रमाण मिले हैं वो प्रमाण हमें कुछ कहते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन मिला है। मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन मिला है जिसे प्रासाद या राजभवन की संज्ञा दी गई है, जिससे माना जाता है कि अवश्य ये राजभवन था, यहाँ पर सम्राट वर्ग रहता था। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में पत्थर की मूर्ति मिली है जिसे पुरोहित राजा का नाम दिया। पुरोहित राजा का नाम हमने मेसोपोटामिया सभ्यता के अनुरूप दिया। हड़प्पा सभ्यता में शासक या सत्ता का स्वरूप कैसा था, इस संदर्भ में पुरातत्वविद या इतिहासकार 2 भागों में बटे हुए हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में शासक वर्ग अलग अलग रूप में थे, अलग अलग क्षेत्रों में, जबकि कुछ का मानना है कि सभी हड़प्पावासी सभ्यता के जो केंद्र थे उनका शासक एक ही बना हुआ था। तो दोस्तों, इन सब के बावजूद भी हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में सत्ता या शासक का स्वरूप मौजूद था, क्योंकि संरचनाओं का स्वरूप लगभग एक जैसा देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या है डेड मैन लैन या मृतकों का टीला। तो डेड मैन लैन या मृतकों का टीला शब्द का उपयोग हम मोहनजोदड़ो के संदर्भ में करते हैं। मोहनजोदड़ो में एक संकरी गली मिली है जिसमें 17 से 18 मानव अवशेष मिले हैं, तो इससे ही हम डेड मैन लैन या मृतकों का टीला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि हड़प्पा सभ्यता में पवित्रता का क्या स्वरूप था।
तो हड़प्पावासी कुछ चीज़ों को पवित्र मानते थे। पक्षियों में पाख था, पक्षी को पवित्र मानते थे। पशुओं में बैल, जबकि वृक्ष में पीपल को पवित्र मानते थे। इसके अलावा ताबीज़ को भी ये लोग धारण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज में किस किस का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज में पहला नाम हम लेकर चलते हैं टिलोपैथर का, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के रिगार्डिंग कई फैसले लिए और बताने का काम किया कि हड़प्पा सभ्यता का कोई स्वरूप था। हड़प्पा सभ्यता में सबसे मुख्य योगदान चार्ल्स मैसन का रहा, जिन्होंने 1826 में हड़प्पा क्षेत्रों की यात्रा की। इसके अलावा आगे चलकर कनिंघम, नेक्स्ट जॉन मार्शल ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निर्देशक थे। 1921 में दयाराम साहनी के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई और 1922 में राखाल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज। तो दोस्तों इन सब के बाद दुनिया ने एक विशाल महान सभ्यता को देखा, जिसका टाइमिंग 2350 BC से 1750 BC था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता में पुरातत्वविदों की खोज का स्वरूप कैसा रहा। यह हड़प्पा सभ्यता को दुनिया के सामने लाने के लिए पुरातत्वविदों ने क्या क्या तरीके अपनाए। तो पुरातत्वविदों ने, इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता को सामने लाने के लिए अपनी खोजों का अलग अलग आधारों पर वर्गीकरण किया। जैसे सबसे पहला कार्य उन्होंने वस्तुओं का वर्गीकरण करके किया। हर वस्तु का स्वरूप अलग अलग होता है, तो अलग अलग स्थानों पर पाए जाने वाली वस्तुओं को अलग अलग रूप में वर्गीकृत किया। नेक्स्ट, वस्तुओं की उपयोगिता के आधार पर भी उनको वर्गीकृत किया। इसके अलावा किस स्थान पर वस्तु मिली उसको उन्होंने नोट किया, उस स्थान विशेष के आधार पर उसकी भूमिका का पता लगाया या बताने का काम किया। इसके अलावा मोहरों पर अंकन के माध्यम से भी उन्होंने काफ़ी पता लगाने की कोशिश की। नेक्स्ट, अप्रत्यक्ष साक्ष्य जैसे मूर्तियों पर वस्त्र चित्रण देखने को मिला। कुछ अन्य स्रोत भी रहे जिसके जरिए उन्होंने दुनिया के सामने हड़प्पा सभ्यता को प्रस्तुत करने का काम किया और अपनी खोजों का वर्गीकरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कैसा था हड़प्पाई समाज। तो हड़प्पाई समाज सामाजिक वर्गों में विभाजित था, ऐसा माना जाता है। एक तरफ शासक वर्ग, दूसरी तरफ योद्धा, तो तीसरी तरफ मजदूर, किसान और अन्य वर्ग मौजूद थे। हड़प्पा समाज मात्र सत्तात्मक समाज था, जिसमें महिलाओं को एक मुख्य रूप दिया गया था, महिलाओं का सम्मान था। इसके अलावा प्रकृति पूजा, मूर्ति पूजा के अवशेष मिले हैं, क्योंकि मातृ देवी की मूर्ति का मिलना हमें एहसास कराता है कि ये लोग अवश्य मूर्ति पूजा में जुड़े हुए थे। इसके अलावा पासा खेल, लोग आभूषण, स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। इसके अलावा सूती और ऊनी वस्त्रों का ये लोग धारण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन के लिए माल किन किन स्थलों से प्राप्त करते थे। तो हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन के लिए माल को अलग अलग स्थानों से लेते थे, जैसे नागेश्वर और बालाकोट से शंख को प्राप्त करते थे, कार्नेलियन को लोथल से, सैलखड़ी और तांबा को राजस्थान से, जबकि सोना को दक्षिणी भारत से प्राप्त करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या है गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। तो गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति वह संस्कृति जो राजस्थान के खेतड़ी में देखने को मिली है। राजस्थान के खेतड़ी में तांबे की अलग अलग वस्तुएं और मृदभांड मिले हैं जो हड़प्पा सभ्यता से भिन्न है। तो यही कारण है कि इस संस्कृति को हम कभी कभी गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का समापन कैसे हुआ। हड़प्पा सभ्यता जो 2350 BC से 1750 BC के बीच रही, उस सभ्यता के समापन के लिए दो तर्क दिए जाते हैं। पहला प्राकृतिक कारक, दूसरा मानवीय कारक। प्राकृतिक कारकों में बाढ़ का आना, अकाल का पड़ना, भूकंप का आना और सिंधु नदी द्वारा मार्ग को बदलना। इसके अलावा मानवीय कारकों में वृक्षों की कटाई का होना और आर्यों द्वारा आक्रमण करना। इन सब का परिणाम था कि हड़प्पा सभ्यता समाप्त होती चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि क्या है अनुवर्ती संस्कृति या उत्तर हड़प्पा संस्कृति। तो हड़प्पा सभ्यता के समाप्त होने के बाद या 1900 BC के बाद भी कुछ क्षेत्र यहाँ बचे रहे, परंतु उन क्षेत्रों ने शहरी सभ्यता को छोड़ा और ग्रामीण संस्कृति को अपनाया। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता चैप्टर हमने 3 पार्टों में बांटा और उम्मीद है लेसन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।